दोस्तों नमस्कार। चुनावी राजनीति का ऐसा ककहरा आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। लेकिन भारत को जो भी राजनीतिक मिजाज से जानता है वह इस बात को तो जरूर जानता है कि दरअसल चुनाव में जीत मिल गई तो उसके बाद इस देश का कोई सिस्टम उस जीते हुए उम्मीदवार को शक की दृष्टि से देख नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आरोपी क्यों ना हो। शायद इसीलिए चौथे चरण के भीतर कुछ सीटें ऐसी भी फंसी है जिस पर जीत हार तय करेगी इस देश के गृह राज्य मंत्री टेनी पद पर रहेंगे या उनका पत्ता साफ होगा। जीत हार यह भी तय करेगी कि जिन्हें बेल मिली है वह भी बेल धारा 302 और धारा 120 बी लगने के बाद भी बेल मिल गई, वह बेल दोबारा जेल में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी। इस समीकरण के भीतर में दूसरी पार्टियों के जीतते हुए उम्मीदवारों को साथ लाकर चुनाव जीतने की कवायद का अद्भुत मिश्रण भी छुपा है। जातीय समीकरण अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन यह एक नायाब राजनीति का ककारा है जो 9 जिलों की 59 सीटों पर फंसा है। और 5 बरस पहले यहां पर जिले दर जिले, सीट दर सीट जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की वह अपने तरीके से नायाब है। ऐसी जीत इससे पहले इन 9 जिलों में कभी किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली जो बीजेपी को मिल गई। इस बार उसी की अग्नि परीक्षा है और यह परीक्षा इसलिए बड़ी मायने रखती है क्योंकि जिन 9 जिलों पर वोटिंग होनी है उसमें कल्पना कीजिए कि पीलीभीत की 4 सीटें, चारों सीट बीजेपी के पास अभी है। लखीमपुर की 8 सीट, 8 सीट बीजेपी के पास है। फतेहपुर की 6 सीट, 6 सीट बीजेपी और उसी में एक साथी उनके अपना दल के उनके पास है, यानी 6 सीट उनके पास। लखनऊ में 9 में से 8 सीट बीजेपी के पास है। रायबरेली की 5 में से 2 सीट बीजेपी के पास है। उन्नाव की 6 में से 5 सीट बीजेपी के पास है। सीतापुर की 9 में से 7 सीटें बीजेपी के पास है। हरदोई की 8 में से 7 सीट बीजेपी के पास है और बुंदेलखंड के हिस्से में आने वाला बांदा, वहां की 4 सीट बीजेपी के ही पास है। असल सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी 2017 को दोबारा रिपीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? हमें लगता है जिले दर जिले, सीट दर सीट परिस्थिति को परखने से पहले कुछ चीजों को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि बहुत लोगों की साख दांव पर लगी है इस चुनाव को लेकर, जो कि राजनीतिक तौर पर महत्व पाए हुए थे, गद्दी संभाले हुए थे, अपने इलाके को लेकर दावे करते थे और वह सत्ता पक्ष के थे। मसलन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उनकी साख भी दांव पर लगी है। मंत्री महेंद्र सिंह, उनकी साख भी दांव पर लगी है। स्वाति सिंह, उनकी साख भी दांव पर लगी है। टिकट नहीं मिला लेकिन 5 साल मंत्री रह चुकी हैं। ये हम सरोजिनी नगर का जिक्र कर रहे हैं जो लखनऊ में आता है। मोहसिन रजा जीते कहीं से नहीं थे लेकिन एकमात्र आवाज थे मुस्लिमों के जो चैनल के पर्दों पर नजर आते थे और जिन बातों को बहुत शांत तरीके से कहते थे वह शांत तरीका इस वक्त मौजूद इस चुनाव में जीत हार से तय होगा। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह का भी यह गढ़ है जहां पर चुनाव हो रहा है तो उनकी भी साख दांव पर है। कौशल किशोर, उनकी पत्नी एमएलए जो मलियाबाद से लड़ रही है, उनके एक रिश्तेदार मोहनलालगंज से लड़ रहे हैं, उनकी भी। और सबसे महत्वपूर्ण तो अजय मिश्र टेनी है, लखीमपुर के सांसद हैं, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। तो आज हम शुरुआत जो करेंगे इसके साथ फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का भी जिक्र कर देते हैं। लेकिन यानी 59 में से 51 सीट बीजेपी और गठबंधन उनका जो था, समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर, बीएसपी सिर्फ 2 सीटों पर, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर। यहां से खेल शुरू होता है। 2012 में चले जाइएगा तो 39 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, बीएसपी 12 सीटों पर जीती थी और बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर जीती थी। यानी 360 डिग्री में चीजें कैसे गोल घूम गई या 180 डिग्री में कैसे 2012 और 2017 समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लेकर इन इलाकों में खड़ा है, यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम शुरुआत लखीमपुर से जानबूझ के करना चाहते हैं। क्या यह नब्ज सेंटर हो सकता है? क्या यह ग्राउंड जीरो हो सकता है? क्योंकि थार जीप से जिस तरीके से किसानों को कुचला गया, वह किसान आज भी उनके परिवार के लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और जो मुख्य आरोपी था उसको जमानत मिल गई, वो बाहर है क्योंकि माना जाता है उनके पिता जो इस वक्त गृह राज्य मंत्री हैं, वह जब चुनाव लड़ते थे तो पूरा इलेक्शन का हिस्सा, कच्चा चिट्ठा, समीकरण बैठाने की दिशा में उनके वह मुख्य आरोपी बेटे ही पर ही था। वो इस बार चुनाव लड़ना भी चाहते थे। यह घटना नहीं घटी होती तो वह कहीं से निधासन से चुनाव भी लड़ रहे होते।
लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि निधासन की सीट पर उस जगह पर कोई भी बीजेपी का नेता, यहां तक कि जो कैंडिडेट है वह भी चुनाव प्रचार करने नहीं जा सका। तो स्थिति सोचिए क्या रही होगी। 8 सीटें हैं, पलिया, निधासन, गोला, गोकरनाथ, श्रीनगर सुरक्षित सीट है, धौरहरा, कस्ता, मोहम्मदी, कस्ता भी सुरक्षित सीट है, और लखीमपुर। इन 8 सीटों में से 8 सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी कमाल मानती है कि उस जगह के जो अजय मिश्र टेनी है और उनका बेटा जो आशीष मिश्रा है, इनका अपना प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो क्या ये 8 सीटें बचेंगी या नहीं बचेंगी, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है। 2012 में चले जाइएगा तो बीजेपी सिर्फ एक ही सीट पर जीत पाई थी, निधासन की सीट पर। उस निधासन की स्थिति आज की तारीख में जो हमारे सहयोगी ने वहां से रिपोर्ट बनाई है, उसने बोला कि दरअसल तिकोनिया में जो थार गाड़ी चढ़ी थी, और इस पूरे इलाके को देखिएगा तो ये एक लिहाज से मिनी पंजाब है। मिनी पंजाब का मतलब है कि यहां पर बड़ी तादाद में पंजाब से आए सरदारों का ये गढ़ है, और यहां पर मुख्य आरोपी चूंकि छूट गया 320 और 120 तहत होने के तहत, लेकिन यहां पर 80% किसान है। तो 80% किसानों को अगर जाति में ना बांटिए और किसानी से समझिए, तब तो यकीन तौर पर यह सीट गंवा चुकी है बीजेपी, जो कि 2012 में जीती थी एकमात्र सीट, वह भी गंवा बैठी। और क्या इसका प्रभाव बाकी सीटों पर पड़ेगा, यह सवाल कहीं ज्यादा गंभीर है। और जब हम इसका जिक्र कर रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिए, जिन 9 जिलों पर जहां पर वोटिंग होनी है कल, लखीमपुर, पीलीभीत, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, इन 9 सीटों पर 42 लाख किसान हैं जो छोटे और सीमांत किसान हैं, और प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनका नाम आता है। वह उस 2,000 रुपए जो हर 4 महीने में मिलते हैं, साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, उसके हिसाब से चलेंगे या अपने इलाके की परेशानियों के साथ लखीमपुर की घटना भी उनके आंखों के सामने रेंगेगी। चूंकि इस जगह पे जो निधासन की सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी ने, पहले बीएसपी में हुआ करते थे आरएस कुशवाहा, बाद में समाजवादी पार्टी में आए, एमएलए भी बने, उन्हीं को उतारा है। बीजेपी ने यहां से शशांक वर्मा को उतारा। शशांक वर्मा की पहचान है, ये राम कुमार वर्मा के बेटे हैं। राम कुमार वर्मा कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, यह उनके बेटे हैं। लेकिन जब निधासन के इलाके में कोई भी प्रचार करने नहीं गया तो निधासन के लोग कह रहे थे, हम तो एसआईटी के 5,000 पन्नों की रिपोर्ट लेकर बैठे थे, कोई आए तो उसे थमाए कि इस रिपोर्ट में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है तो आप मारने के लिए ऐसे साजिश करते हैं, या फिर कहीं उन प्रचार करने वाले लोगों की घेराबंदी ना हो जाए। तो एक सीट ऐसी भी है उत्तर प्रदेश के भीतर में जो अपने आप पर तय कर रही है कि दरअसल यहां बिना कोई प्रचार आए लेकिन चुनाव लड़ा जा रहा है। यह है निधासन का सच। लखीमपुर खीरी में क्या इसका असर पलिया में पड़ेगा? पलिया वो इलाका है जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है। यहां पर थारू आदिवासी जो है उसकी संख्या लगभग 40,000 है, दलितों की तादाद 80,000 है। और लेकिन यहां का मुद्दा जो है, बाढ़ का पानी जब आता है वो सब कुछ तबाह कर देता है। सड़क ही नहीं है, कुछ किलोमीटर के लिए घंटों रास्ते, घंटों वक्त लग जाता है तय करने के लिए। नेपाल की सीमा से सटा हुआ इलाका है, और यही वो रास्ता है जो नेपाल और भारत के बीच में जो भी धंधे होते हैं इधर से उधर वाले, और उसमें यहाँ की राजनीति बड़ी प्रभावी काम करती है। इसको यहाँ हर कोई जानता है। तो क्या वह उस लखीमपुर खीरी के सांसद महोदय जो मौजूदा वक्त में देश के गृह राज्य मंत्री है, उनकी भी प्रभावित करने की दिशा में वोटिंग होगी या अपने मुद्दों पर होगी, यह भी एक सवाल है। दूसरी तरफ जाइएगा तो मोहम्मदी का इलाका, यहां पर खनन बड़ी होती है, चूंकि यहां पर जो नदी बहती है और जो खनन का मुद्दा है, इसके अलावा यहां पर किसानों का मुद्दा एमएसपी से जुड़ा हुआ है। मोहम्मदी का किसान हरियाणा और पंजाब चला जाता है धान बेचने के लिए, क्योंकि जो एमएसपी है 1940 रुपए की, वह यहां नहीं मिलती है। यहां पर धान जो बिकता है वो मैक्सिमम 1100 रुपए में बिकता है, मैक्सिमम है ये। तो वह सोचता है कुछ ट्रैक्टर पे खर्च किया जाए या ट्रक पे खर्च किया जाए और हरियाणा और पंजाब जाकर बेच दे। यहां पर समाजवादी पार्टी ने दाऊद अहमद को खड़ा किया है, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। हालांकि शुरुआत में बात हो रही थी यहां किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों की तादाद इस सीट पर लगभग 40,000 है, लेकिन मुसलमान 80,000 है। इस समीकरण में बीजेपी ने लोकेंद्र प्रताप सिंह को यहां से खड़ा किया है। सवाल यह है कि क्या इसका प्रभाव लखीमपुर खीरी की घटना से जुड़ेगा या फिर एमएसपी या किसान आंदोलन से जुड़ेगा? यकीनन जुड़ेगा, तो प्रभाव उस पर भी आएगा। अगला सवाल है कि जो सदर की सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा
और जो बीजेपी के योगेश वर्मा है, दोनों रिश्तेदार भी हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है योगेश वर्मा जो हैं समाजवादी पार्टी के, इनके रिश्ते नातेदारी और बड़े प्रिय हैं यह देश के गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के, जो कि लखीमपुर से। तो क्या ये राजनीति प्रभावी करेगी? और यहाँ पर शारदा नदी बहती है, उसका जो खनन होता है उससे लोग बड़े चिंतित रहते हैं। ट्रक जा रही है, ट्रैक्टर जा रहा है, रेलगाड़ी में लादा जा रहा है, ये यहाँ पर एक मुद्दा भी है। ये पहला सवाल था जो लखीमपुर से जुड़ा है हुआ है, और उसके अलावे भी चार्जशीट सवाल है। ये कल वोटिंग पैटर्न को देखना होगा, लेकिन हमें लगता है इसके साथ दूसरी तरफ हिस्से में जाइएगा तो एक सीट और मायने रखती है बड़ी, वह पीलीभीत की है। पीलीभीत इसलिए क्योंकि यहाँ की 4 सीटों का जब आप अध्ययन करेंगे तो पीलीभीत, बड़खेड़ा, पूरनपुर, बिसलपुर, चारों सीट बीजेपी के पास है। लेकिन यहाँ के सांसद वरुण गांधी ने जिस तरीके से सरकार की नीतियों को लेकर, गरीबों को लेकर, किसानों को लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, निजीकरण को लेकर, बेरोजगारी को लेकर अपनी ही सरकार को जिस तरीके से घेरा है, और यहां पर अखिलेश जब प्रचार करने आए तो उन्होंने खुले तौर पर मंच से जब कहा बीजेपी के कुछ नेता ही नहीं चाहते हैं कि बीजेपी को वोट मिले, तो क्या यह एंटी इनकम्बेंसी की एक नायाब परिस्थिति है जो बीजेपी के भीतर से ही निकल रही है और उसका लाभ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाएगा? यह भी एक सवाल है पीलीभीत का। यहां पर 2012 में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी बीसलपुर की, लेकिन उसके बाद चारों सीट जीत गई। समाजवादी पार्टी उस वक्त 3 सीट जीती थी बाकी की 3 सीटों पर। इस कब्जे और तमाम परिस्थिति के बीच में एक चीज और है जो पीलीभीत का एक सच है कि यहां भी किसानी से लोग बड़े प्रभावित होते हैं, और शायद इसीलिए बड़ा मायने रखता है। लेकिन इन सब से हटकर हमको लगता है जब हम सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग जिलों को परखना शुरू करें तो उसमें एक नाम रायबरेली का आता है। रायबरेली इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, और वहां से बीजेपी के 2 एमएलए भी रहे हैं जो 2017 में जीते थे। लेकिन इसका दूसरा सच क्या है, जो हरचंदपुर से राकेश सिंह जीते और रायबरेली से जो अदिति सिंह जिनी, दोनों छोड़ के चले गए बीजेपी में, और ये बीजेपी के कैंडिडेट हो गए हैं। तो अब यहां पर कांग्रेस के गढ़ से कांग्रेस के निकले हुए उम्मीदवार चले जाते हैं तो कौन सा असर डालेंगे, यह भी एक सवाल है। और इस जगह पर ऊंचाहार की एक सीट थी जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी, बछरावा और सरेनी जो थी यह बीजेपी ने जीती थी। हालांकि 2012 में 4 सीट जीती थी समाजवादी पार्टी ने, और एक पीस पार्टी ने रायबरेली सीट जीती थी उस वक्त। लेकिन फिर भी ये सवाल है कि ये नायाब प्रयोग किया गया है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को बीजेपी ने अपने साथ शामिल कर उनको वहीं से टिकट दे दिया। ये प्रयोग हरदोई में भी किया गया है। हरदोई की जो सदर सीट है, नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल, वह समाजवादी पार्टी से नहीं बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्नाव का जो पूर्वा है वहां पर अनिल सिंह बीएसपी से जीतते थे और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधौली में समाजवादी पार्टी के एमएलए मनीष रावत, वह भी बीजेपी से लड़ रहे हैं। यानी जिन जगहों पर कमल कभी खिल नहीं पाया, वहां कमल को खिलाने के लिए यह एक नए तरीके की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएस को अपने यहां से टिकट दीजिए और उनको यह एहसास कराइए कि हमारे साथ आइएगा तो आप जीत जाइएगा, सत्ता की मलाई भी खाइएगा। यह भी लगभग 6 सीटों पर बीजेपी ने प्रयोग किया है। इसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो फतेहपुर की सीट है, हमें फतेहपुर की इसलिए सीट का जिक्र है क्योंकि यहाँ की 6 सीट जो है वह बीजेपी के पास है। उसमें 1 सीट बिंदकी जो है वो अपना दल के पास है, और वहाँ से अपना दल के ही इस वक्त जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जय कुमार सिंह लड़ रहे हैं जो कि जेल मंत्री है, और समाजवादी पार्टी ने रामेश्वर दयाल को उतारा है। लेकिन बाकी जो सीट है जहानाबाद, फतेहपुर, आयाश शाह हुसैनगंज, खागा सुरक्षित सीट है और बिंदकी, यह 6 सीटों पर कब्जा है। लेकिन ऐसी स्थिति 2012 में नहीं थी। यानी हम जब 2012 का जिक्र सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि अखिलेश जिस मिजाज के साथ चल रहे हैं, या समाजवादी पार्टी बार बार इसका एहसास करा रही है कि दरअसल 2012-2022 में रिपीट होने वाला है, तो क्या वाकई ऐसी रिपीट होने की परिस्थिति आएगी? यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि 2017 में बीजेपी को पूरे राज्य में तकरीबन 3.5 करोड़ वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 2 ही करोड़ वोट मिले थे, तो 1.5 करोड़ वोट का अंतर भी है। वो वोट क्या वापस आएगा या सीट की संख्या में वापस आएगा, कैसे आएगा वो, यह सवाल उलझा हुआ जरूर है। लेकिन जब हवा बहती और जनता खड़ी होती है तब ये सवाल छोटे पड़ जाते हैं। बहरहाल लखनऊ सीट बड़ी मायने रखती है, और लखनऊ सीट का जिक्र करते ही वहां की जो 9 सीटें हैं इसको इस रूप में समझ लीजिए। पिछली बार सिर्फ मोहनलालगंज की जो सीट थी वहां से समाजवादी पार्टी जीती थी सिर्फ 530 वोट से,
और वो 530 वोट से बीजेपी से नहीं जीती थी, बीएसपी से जीती थी। बाकी तमाम सीटें जो थी, मलिहाबाद, बख्शी तालाब, सरोजनी नगर, और फिर उसके बाद तो लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट और मोहनलालगंज। लेकिन 2012 में बीजेपी सिर्फ लखनऊ पूर्व जीत पाई थी, कांग्रेस लखनऊ कैंट जीत पाई थी और समाजवादी पार्टी बाकी 7 पर जीत गई थी। हमें लगता है यहाँ कुछ सीटों को लेकर समझना होगा, क्योंकि यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लखनऊ की सरोजनी नगर पर ईडी के जो डिप्टी थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, कई जगह छापे मारे, कांग्रेसियों के दौर के भ्रष्टाचार को उभारा और वो बड़ी ठसक के साथ अब इस देश में राष्ट्रवाद का गुण गाते हैं। वो खड़े और उनके साथ अखिलेश के करीबी अभिषेक मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ा रोचक चुनाव है, क्योंकि जब जातीय समीकरण टूट जाए तो क्या आइडेंटिटी मायने रखती है, आइडेंटिटी टूट जाए तो क्या पॉलिटिकल पार्टी मायने रखती है, पॉलिटिकल पार्टी मायने ना रखे तो क्या सीएम पद का उम्मीदवार मायने रखता है। लखनऊ की परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। यहां पर जो काबिज हो गया माना जाता है वोट मुख्यमंत्री को लेकर पड़ रहे हैं। इसीलिए जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इसी तरीके से ध्यान दीजिए, मोहनलालगंज में अमरीश कुमार बीजेपी के और सामने कौन है, सुशीला सरोज। लखनऊ कैंट की सीट का जिक्र हम खास तौर से करना चाहते हैं। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रजेश पाठक हैं उनको लेकर आया गया और उनके खिलाफ सुरेंद्र सिंह गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसी सीट है जो 91 के बाद से 2012 तक अगर आप देखिएगा तो सिर्फ रीता बहुगुणा सफल हुई। रीता बहुगुणा सफल हुई और रीता बहुगुणा फिर बीजेपी में शामिल हो गई। 2017 में भी रीता बहुगुणा जीत गई, लेकिन फिर बाद में 2019 में सांसद बन गई तो सुरेश तिवारी थे जो बीजेपी के उपचुनाव को जीत गए और आ गए। यहाँ पर ब्राह्मणों की तादाद सबसे ज़्यादा है। ये बड़ा मायने रखता है कि क्या ब्रजेश पाठक को इसी को सोचकर खड़ा किया गया। और ये कई बार पार्षद रह चुके हैं राजू गांधी, जिसे समाजवादी पार्टी ने उतारा है। बाकी कैंडिडेट इसलिए नहीं मायने रखते हैं क्योंकि कांग्रेस ने दिलप्रीत को उतारा है जो कि उपचुनाव लड़े थे, लेकिन इनको उपचुनाव में भी मेरे ख्याल से 19,000 वोट सिर्फ मिले थे। अजय पांडे को बीएसपी ने उतारा है। ये राजनीतिक प्रयोग अपने तौर पर बीएसपी करती है कि किस उम्मीदवार को जाति के लिहाज से वहाँ पर टिकट दिया जाए जिससे उनको लाभ मिल जाए। तो ये समझना होगा यहाँ पर दलितों की तादाद जो है वो तकरीबन 25,000 है। ये सारी चीज़ें समीकरण देखे जा रहे हैं लखनऊ के मद्देनज़र। ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हरदोई की 8 सीट जो है उस 8 में से बीजेपी ने सिर्फ हरदोई सीट को छोड़ दीजिएगा तो वो नितिन अग्रवाल जीते थे। वो नितिन अग्रवाल अब चले गए बीजेपी में, तो एक लिहाज से 8 सीट उनके लिए सिटिंग है हरदोई की। अब वहां पर 2012 में ऐसी परिस्थिति नहीं थी, वहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बीएसपी 2 सीट जरूर जीती थी, सवायजपुर और बिलग्राम, लेकिन बाकी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी। इन जगहों पर राजनीतिक प्रयोगों की परिस्थितियों को अगर देखिएगा तो क्या जाति मायने रखती है। हम जाति पर आए उससे पहले 2 जगहों का जिक्र खासतौर से कर दें। जो खासतौर से बांदा है, वो जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां की हवा पहली बार किसानों को लेकर कहीं ना कहीं जुड़ गई है। और किसानी से जब मुद्दा जुड़ता है तो वह दुगना वेतन हो जाएगा, दुगनी कमाई हो जाएगी, यह लोगों को चोट करता है। इस बात को भी चोट करता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिला है। बहुत सारे लोग ऐसी बड़ी तादाद में होते हैं। इन 9 जिलों के जो किसान हैं ना, 42 लाख जो छोटे और सीमांत किसान हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसकी एक पूरी रिपोर्ट हम आपको बता रहे थे। इस रिपोर्ट में था लखीमपुर के लगभग 6.5 लाख किसान हैं, पीलीभीत के लगभग 3,17,000 किसान हैं, हरदोई के लगभग 7,21,000 किसान हैं। इसको ऐसे समझिए कि लखीमपुर में भी 6.5 लाख किसानों में से लगभग 4 लाख किसानों का दावा केंद्र सरकार ने किया उनको हर किस्त मिली है, बाकी 2.5 लाख जाहिर है नाराज हो जाएंगे, हमें नहीं मिला है। तो सरकारी योजनाओं से एंटी इनकम्बेंसी की हवा कैसे बहती है जो नहीं मिल पाते हैं, और उसके जरिए माउथ मॉर्मरिंग कैसे होती है, यह थोड़ी समझने की बात है, जिसका असर कल वोटिंग में दिखाई देगा या नहीं देगा ये सोचना होगा। जो बांदा की 4 सीटें, जाहिर है हमने कहा किसानों का असर पड़ेगा। यहां पर जो खास तौर से तिंदवारी की सीट है उसका हम जिक्र करना चाहते हैं, चूंकि यहां से जो रामकेश निषाद हैं और ब्रजेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के आमने सामने हैं। 2017 में ब्रजेश प्रजापति जीते थे, इस बार वह समाजवादी पार्टी में चले गए, उनके पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे। तो ये बीजेपी से जीते थे लेकिन चले गए उनके पीछे पीछे होकर। तो तिंदवारी सीट इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई इस दृष्टि से कि क्या सीटों में इस पार्टी से उस पार्टी जीतने पर भी लोग जिता देते हैं या नहीं जिता देते हैं। इस लिहाज से यह कहीं ना कहीं रामकेश निषाद, ब्रजेश प्रजापति जो है उनका ये एक प्रयोगशाला है।
सीतापुर की 9 सीट में से बीजेपी के पास फिलहाल 7 सीट हैं और इन सब के जगहों पर उस समाजवादी पार्टी महबूबाबाद जीती थी, सिंधौली की सीट बीएसपी जीती थी। अब जब इन स्थिति को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि एक रिपोर्ट और तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट की एक हिस्सा जो हमारी टीम ने तैयार किया वो जातियों के लिहाज से किया है। जातियों के लिहाज का मतलब यह है कि लखीमपुर की पूरी जाति को जब देखना शुरू कीजिएगा तो वहाँ पर ब्राह्मणों की मौजूदगी है, मुस्लिमों की मौजूदगी है, वहाँ पर भार्गव, पाली, कलवार, चौरसिया, तेली भी है। इसी तरीके से हरदोई को जब आप देखिएगा तो वहाँ भी वैश्य भी है, पाली भी है, कश्यप भी है, निषाद भी है, बढ़ई भी है, प्रजापति भी है, बघेल भी है, कुछ अर्कवंशीय ही कुछ है। पीलीभीत में ही जो मुस्लिम की वंजारा जाति जो होती है उसकी मौजूदगी है, धोबी की मौजूदगी है, सिख, बंगालीस ब्राह्मण वहाँ पर बड़ी तादाद में है, अंसारी है, मैथिल जो बढ़ई होते हैं वह भी मौजूद हैं, लोहार भी हैं, कहार भी हैं, लोधी भी हैं और किसानों की तो पूरी तादाद ही है। इन जातियों का नाम और इन जातियों की अपनी आर्थिक परिस्थितियां बड़ी नाजुक है। क्या वो इस इलेक्शन में मैटर कर पाएगी? यह कमोवेश हर जगह है, चाहे उन्नाव हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे बांदा हो, चाहे फतेहपुर हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बांदा में भी जैसे देखिए पटेल है, मुस्लिम है, भुर्जी है, सेन जो नाई होता है वह भी है, यादव भी है, प्रजापति भी है, लोहार भी है, ब्राह्मण भी है। लेकिन एक आखिरी सवाल बार बार अटक जाता है, जब 9 जिलों के केंद्र में एक ऐसा मुद्दा हो जिस मुद्दे का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो मुद्दा लखीमपुर की घटना, तिकुनिया चौराहा, निधासन की सीट और वहां पर एक केंद्रीय मंत्री का उस वक्त का बयान कि मेरा बेटा अगर वहां पर मौजूद होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ी बल्कि उसको वहां उस वक्त में सरकार ने अपने साथ रखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, आपका प्रभाव पड़ेगा, हटा देंगे तो प्रभाव कम हो जाएगा। और इसके ठीक समानांतर बेटा जो मुख्य आरोपी है उसको भी बेल दे दी गई। तो यह एक पहली बार शायद उस कानून व्यवस्था को लेकर भी, जिसका जिक्र बार बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो रहा है कि उस समय कानून व्यवस्था चौपट थी, ये होता था, वो होता था। तो इसका मतलब यह है कि चाहे दंगों का जिक्र हो, चाहे हिंसा का जिक्र हो, चाहे गुंडागर्दी का जिक्र हो, दरअसल उसको अलग अलग खांचे से लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन जब उसी को आप सिस्टम बना देंगे और सिस्टम के हिस्से में लोगों को शामिल कर देंगे तो उन्हें यह मुद्दा नहीं लगेगा। तो इस राजनीति का ककहरा का जो असल पार्ट है वो इसी में छुपा हुआ है। क्या यह 9 जिले की 59 सीट 14 चरण उस चीजों को देख पाएगी कि इस दौर में सिस्टम क्या बना दिया गया, या उसको अलग अलग तरीके से पुरानी परिस्थितियों में तौलेगी? इन दोनों चीजों के बीच में चौथा चरण फंसा हुआ है। तो वोटिंग पैटर्न देखकर कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति, आकलन बड़ा साफ है। यहां पर बीजेपी ने इतना कमाया है 2017 में कि अगर वह उसे बरकरार रख ले तो यकीन जानिए वह फिर सबसे श्रेष्ठ पार्टी इस पूरे इलाके की होगी चुनावी जीत के साथ। लेकिन अगर गंवाने की रफ्तार ढलान पर आ गई तो स्थितियां नाजुक हो जाएंगी। और क्या वाकई 2012 की परिस्थिति में यह पूरा इलाका लौट आएगा? यह भी एक सवाल है। इस पर कल बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।